हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज फिर से हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये वीडियो पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रेगुलेटिंग एक्ट और बाकी के पिट्स एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और 1909 का एक्ट जो है, मुरले मिंटो रिफॉर्म्स, ए टू जेड सब कुछ कवर करेंगे। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से हैं वो नोट डाउन करने हैं और उनको याद करना है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में यही वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो कभी चीज बोलोगे नहीं। ठीक है। लास्ट टॉपिक शायद ये रह चुका था शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज का। तो फिफ्थ जो शेड्यूल हमारा है 12 शेड्यूल में से, उसमें पांचवा शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि फिफ्थ शेड्यूल में कौन सा स्टेट कवर्ड नहीं है, मणिपुर नहीं है। सिक्स स्टेट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन दीज 4 स्टेट्स। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है कि एक एरिया को शेड्यूल एरिया को घोषित कर दे और इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज करता है एरिया या बाउंड्री का, उस एरिया का, उस शेड्यूल एरिया का। ठीक है। गवर्नर के पास भी ये प्रॉपर पावर है कि ही हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज। ही शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एनुअली, और जब भी उसे लगे तब भी, साल में एक बार भी कर सकता है और जब उसे लगे जरूरत पड़े तब कर सकता है। और इनके पास ये भी इंपावरमेंट, इनके पास ये भी ताकत है कि ही कैन ऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ स्पेशल ट्राइब्स के लिए कुछ कुछ जगह वो नॉमिनेट कर दे और उस पे स्पेशल रूल चले इनके। इट ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नेम और बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज। ठीक है। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई हियर इन दीज डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये तो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ बहुत बार पूछ लेता है कौन कौन से एरिया कवर्ड है, कौन से एरिया कवर्ड नहीं है। या गवर्नर जो है रिपोर्ट कब प्रेसिडेंट को देता है, साल भर एक बार, 6 में एक बार, 3 महीने में एक बार, या फिर कैसे? तो साल में एक बार दे सकता है और कभी भी दे सकता है। तो ये बेसिक चीजें आपको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये लक्ष्मीकांत से हैं और यही चीज स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है, तो दोनों एक जगह कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है। स्पेक्ट्रम में जहां अलग से है वो दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इंडियन जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत बुक की, उसके हिसाब से है। ब्रिटिश इंडिया में 1600s में आए थे, आप सबको पता है। तो दो टाइप के रूल्स थे। एक था कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक चला था। इसमें क्या था, 57 तक चला था एक्चुअली ये। और 1857 में आपको पता है रिवोल्ट हुआ था, जो मंगल पांडे वाला हुआ था, बनारस ये आपका बहादुर सजफर वगैरह, इनमें सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो जब ये रिवोल्ट म्यूटिनी का हुआ था, यानी कि देशद्रोह, इनको पता चला कि हम लोग खत्म हो जाएंगे भाई। अंग्रेजों को पता लगा था कि हम लोग ज्यादा पावर में नहीं रह सकते 1856 तक का, यानी कि 7 में ही। तो 1858 से क्राउन ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कंपनी को हटा दिया और खुद से रूल करने लगी। और 1858 से लेकर 1947 तक ये चले थे, और 47 में उनको आज़ादी मिली थी, यू ऑल नो। माउंटबेटन प्लान भी 1947 में ही आया था उसके बाद। और माउंटबेटन प्लान, यूआर एग्जाम CAPF 2019 में पूछ रखा था एक क्वेश्चन कि माउंटबेटन प्लान को हम और कौन सा प्लान बोलते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सजेशन दिया था वो MN रॉय ने दिया था, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका CDS में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टू ऑफ ब्रिटिश टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश का, जो सारे अफेयर्स थे यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, उस सबको कंट्रोल करने का पहला स्टेप था। ठीक है। इट लेड फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जो बेसिक बुनियाद बनी थी ना, उसकी बुनियाद डाली थी इस एक्ट ने। ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भारत में। दिस एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये चीज पूछ लेता है कि कौन से एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी थी। तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और फर्स्ट जो इसमें गवर्नर जनरल बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन आपका CDS में आ रखा है। ठीक है। दिस एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये चीज पूछ लेता है, इसलिए फैक्ट आपको याद रखना है। स्टैब्लिश्ड ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, तो ये भी एक बार पूछ रखा है CAPF के एग्जाम में, और NDA में भी पूछ रखा है इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ये सेम चीज, कि कौन से एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। ये 3-4 चीजें हैं जो बार बार पूछता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, इनको याद कर लीजिए आप। इससे हो सकता है इससे बाहर से भी आपके एग्जाम में आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। और टाइम काफी कम हमारे पास है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी हम बोलते हैं। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी बाय क्रिएटिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल
एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके बाद इनने जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था कंपनी का, उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। उनमें जो है भिन्नता दिखा दी थी कि क्या कौन से फंक्शन कंपनी करेगी और कौन से फंक्शन दूसरे वो लोग करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे भी डायर की में भी इसको। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन वो कर दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक चीज देखेगा कमर्शियल का, जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स को। कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, ये होता है उस टाइम पे। यानी कि जितनी भी भारत में कंपनी की कुछ एरियाज थी, जो सो कॉल्ड एरियाज उनकी तरफ से थी कि हमारी एरिया, उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोलते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस एक्ट के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस एक्ट को ये भी बोलते हैं कि फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला था 1773 के एक्ट के थ्रू, और 1833 में चार्टर एक्ट के हिसाब से गवर्नर जनरल बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला, और उसको वेस्टर्न सिविल और मिलिट्री पावर वेस्ट कर दी थी उसको। जो विलियम बेंटिक थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जिसको बोलते थे। डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये बहुत बार पूछ रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से एक्ट के हिसाब से गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर से वंचित रखे, उनसे मतलब हटा दी थी उनसे पावर। तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट फॉर रेगुलेशन, और इस एक्ट के बाद जो भी लॉज बने उनको एक्ट बोला गया। जैसे अभी क्या होता है, बिल होते हैं, बिल पास बन के एक्ट बनते हैं, वैसे ही तब उनको एक्ट बोलते थे। उससे पहले वाले जितने भी लॉज थे उन सबको रेगुलेशंस बोलते थे। एंडेड कमर्शियल एक्टिविटी एंड प्योरली बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो कंपनी यहाँ पर को पूरा पूरा कमर्शियल पैसा वाला छोड़ दिया इसने, और एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, प्रशासन करना। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और कि हम लोग इक्वालिटी ला रहे हैं, इन्हें ये भी शुरू किया था। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट जो है, हाँ मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट्स बस लिखे अपने नोट्स में, वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, 2 चार्टर एक्ट मैंने लिख रखे हैं। तो इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो था गवर्नर जनरल काउंसिल का, उनको सेपरेट कर दिया था इसने। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ रिक्रूटिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। और ये मैकुले जो भी आप बोले, इन सब ये जो भी है मैकुले कमेटी के हिसाब से ये किया था इनने, कि इनने ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया था सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। हमारे एक सर थे, वो मैकाले बोलते थे इनको, जीएस पढ़ाते थे जब हमको। तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी बहुत अच्छा टॉप पॉइंट है। ये मेन चीज है ना, पूछ लेगा आप लोग भागोगे यहाँ से वहां की, कहाँ से एग्जाम में आ रहा है। ये एक लक्ष्मीकांत या स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी यहीं से आता है और कहीं से नहीं आ रहा। ठीक है, हमको बार बार पढ़ना है इन चीजों को, और जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, उससे एग्जाम निकलेगा। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सीडीएस 2018 में सेकंड वाले एग्जाम में पूछ रखा है, सीएपी 2016 में क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, इट अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर टू क्राउन। कंपनी से पावर हटके सिर्फ क्राउन के पास आ गई, क्योंकि 1857 में आप सबको पता है रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, जिनमें इन सबको भगाने की पूरी कोशिश की थी मंगल पांडे जी लोगों ने। और 1858 में ये लोग ये ले आए कि क्या कहते हैं, भाई साहब हमको यहाँ रहना है, इसीलिए कंपनी से पूरी पावर हटा के सारी पावर क्राउन को ब्रिटिश सरकार खुद देखूंगी करके यहाँ आ गए थे। चेंज्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये यहाँ से पद बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया था। लॉर्ड कैनिंग पहले थे इसमें। इट अबॉलिश्ड सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। जो हमने ये बोर्ड ऑफ वाला पढ़ा था ना, वो वाला सिस्टम इन्हें हटा दिया था। आपको पता था कौन सा सिस्टम, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ पे को, जैसे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था कमर्शियल के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1784 में था, वो इन्हें हटा दिया था यहाँ पे को। कौन से एक्ट से हटा वो, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट से हट गया था वो चीज। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट का। अब क्रिएटेड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन आपका सीएबी 2017 में आ रखा है। अब ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, सीधे सीधे जो यहाँ से पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल रहता था, उसका ऑफिस बना दिया था। इट वॉज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी।
वॉइस रॉय टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि थ्री नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उस टाइम पे नॉमिनेट किए गए थे वॉइस रॉय के थ्रू। Initiated this act initiated process for decentralization by restoring legislative powers to Bombay and Madras। दोबारा से पावर्स दे दी गई थी। अब आप खुद कमेंट करके बताइए कौन से एक्ट से इनकी पावर हट गई थी लेजिस्लेटिव पावर, पीछे मैंने अभी पढ़ रखा है 2 मिनट पहले ही। एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत पूछ भी रखे हैं। अच्छा, ये वाला जो है नॉमिनेट सम इंडियंस वाला CDS 2018 में 2 वाले में पूछ रखा है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर को लिख ही दिया खुद आंसर जो आपसे पूछ रहा हूँ 1833 का डिप्राइव वाला। अगला इंपॉर्टेंट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको बहुत हेट भी किया गया था इस एक्ट को, क्योंकि इसमें मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया था मुस्लिम रिलीजन के लिए। मिंटो मोरले रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको। अब आप देखिए 1857 में जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे भाई बन के लड़े थे और अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी मेहनत की थी, तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भैया अगर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाएंगे तो ही जाके क्या कहते हैं इंडिया में ब्रिटिश रूल रह पाएगा। इसीलिए उनने ये चीज़ देखी और इसके बाद इनने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिए मुस्लिम्स के लिए और आगे हम देखेंगे सभी रिलीजन के लिए भी। तो इसमें क्या हुआ था, मिंटो थे अपने वाइसरॉय और मोरले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दिस एक्ट इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 to 60, नंबर 1। नंबर 2, members were allowed to ask supplementary questions। नंबर 3, the act provided for association of Indians with executive council। दिखाने के लिए कि भैया आप भी ब्रिटिशर्स से कम नहीं है और आपको भी हम पूरा मौका देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, इसलिए बचने के लिए करते थे, ठीक है। और फर्स्ट इसमें जो ये थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद, लॉ से गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम यहाँ से आए थे। मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, यानी अगर किसी मुस्लिम मेंबर को जिताना है तो मुस्लिम वोट करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम वोट करने वाला किसी इंडिया ये हिंदू को नहीं दे सकता है, ठीक है। या अगर मुस्लिम को जीतना है तो उसको वोट सारे मुस्लिम ही करेंगे। मुस्लिम वर्सेस हिंदू वर्सेस सिख ये सब करना चाह रहे थे, इसीलिए इन्हें कम्युनिटी ये इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम का अलग से स्टार्ट कर दिया था। मिंटो वॉज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। बहुत बेकार इंसान था मिंटो, तो इसके वजह से हिंदू मुस्लिम बहुत चरम सीमा पे था उस टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। मुंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको हम। CDS 2019 2 में क्वेश्चन आ रखा है। मुंटेक था अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। डायरकी भी स्टार्ट हुई थी इसी से, ये एग्जाम में आ रखा है CAPF 2019 में। तो सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऑथोराइज टू मेक लिस्ट्स। ड्यूल स्कीम डायरकी, यानी कि ट्रांसफर। डायरकी में क्या था अभी आगे बढ़ेंगे। इसने फर्स्ट बार बाईकैमरलिज्म स्टार्ट किया था, ये भी अच्छा पॉइंट है। और डायरेक्ट इलेक्शन भी इंडिया में पहली बार हुए थे 1919 में ही, ठीक है, 1919 में ही। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस बाई बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो जो ILC था इसको बदल के हमने 2 बाईकैमरल, आपको पता है सबको, जैसे इंडिया में क्या है लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस, ऐसे 2 हाउस यहाँ बने थे। हैविंग अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। 3 of the 6 members of Viceroy Executive Councils to be Indians। ये 1909 में एक और पॉइंट ये लोग लाए थे। अब एक और चीज क्या थी जो इंपॉर्टेंट थी, इट एक्सटेंडेड कम्युनलिज्म बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। इन सब के लिए भी इनने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया था। CAPF 2013 में एग्जाम आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। आगे है क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड हिम सम सेम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इन 1926 फॉर सिविल सर्वेंट वाज एस्टैब्लिश। तो फर्स्ट बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1926 में, 1919 के एक्ट के हिसाब से। सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट, अपॉइंटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो ये जो कमीशन साइमन कमीशन था इसका बहुत विरोध भी किया हुआ था। आप NCERT की बुक देखोगे तो उसमें सबने काले काले झंडे लेके इनको अपोज किया था, क्योंकि सारे के सारे इसमें यूरोपियंस थे, वाइट थे, कोई भी इंडियन नहीं था। 7 मेंबर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन था, इसलिए साइमन कमीशन नाम भी था ऑब्वियसली। ऑल मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिशर्स, सो बॉयकॉटेड बाय ऑल पार्टी, सारे पार्टी ने इनका बहिष्कार किया था। इट रिकमेंडेड अबॉलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी हमने पढ़ ही रखा है, दो लोगों के द्वारा रूल। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को इन्हें बढ़ावा दिया था, इसीलिए इसको हमने हेट भी किया था। व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज पब्लिश्ड बाय दिस साइमन कमीशन। कम्युनल अवार्ड क्या था, रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उसने एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी अनाउंस की थी जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। तो ये एग्जाम में आ सकता है कौन से प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हुई थी। इसमें था
separate Muslims, Sikh, etc. and included scheduled castes also. SC भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे. गांधी जी टुक फास्ट एंड टू डेथ इन यरवाड़ा जेल, जो भी पूना में स्टैब्लिश्ड है. वहां इनने जब तक मरूंगा नहीं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं वाला सिस्टम शुरू कर दिया था. लेटर एन एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास नोन एज पूना पैक्ट. ठीक है, विच वॉज रिटेन्ड which retained the Hindu joint electorate and gave reserved seat to depressed class. ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बार बार पढ़ने से ही याद होंगी, एक बार पढ़ के नहीं आएंगी. इसीलिए जितना हो सके उतने बार पढ़ो, उतने क्वेश्चंस लगाओ. अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हाँ दोबारा से ये क्या कहते हैं पढ़ो और दोबारा क्वेश्चन लगाओ, और एक बार आपके क्वेश्चन सही होंगे आगे और हमेशा के लिए याद रहेगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. इस एक्ट के बाद क्या हुआ था, द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट. डायरकी हटाई थी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई थी डायरकी की जगह पे. गवर्नर टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो अभी होता है ना, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं. ये उस टाइम पे था, गवर्नर को एडवाइस मिलती थी मिनिस्टर की, तभी काम करता है. ठीक है, और ये थे रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर को. ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म की 2 हाउस इन 6/11 प्रोविंसेस, 11 में से 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था. और काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ था 1858 में ना, उसको अबॉलिश कर दिया था इस एक्ट ने. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ रखा है आपके CDS में, सॉरी. प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये 2020 में एग्जाम आया था, ये मैंने खुद एग्जाम दे रखा है, इसमें ये क्वेश्चन था कि कौन से एक्ट के थ्रू फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब इसके आसपास ही इस बार भी क्वेश्चन आएगा या अगली बार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं आसपास, इसलिए जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस एरिया के. ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था वहां, क्लेमेंट एटली था. तो 19 में CDS में आ रखा है, CPF 19 में आ रखा है. जो इस टाइम पे वाइसरॉय इंडिया का था माउंट बेटन, तो इसने एक पार्टीशन प्लान फॉर्मुलेट किया था जिसको माउंट बेटन प्लान बोलते हैं. ये एग्जाम में आया था CAPF 2019 में. एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों के बाय थ्रू ये मतलब इन दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था. इस एक्ट ने एंड किया था ब्रिटिश रूल इंडिया में और डिक्लेयर किया था इंडिया को इंडिपेंडेंट, यानी कि हम स्वतंत्र हैं 15 अगस्त 1947 से. अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, प्रोवाइडेड अ गवर्नर जनरल फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों अलग अलग देशों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल स्टैब्लिश किए थे. अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन कैबिनेट एडवाइस एंड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ब्रिटिश किंग तो अपॉइंट किया था, लेकिन गवर्नमेंट की जो थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उसकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं थी. अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रांसफर्ड पावर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कॉमनवेल्थ, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुई थी. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन था वो दिया गया था, और प्रोविंशियल गवर्नर को जो था कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बनाया था स्टेट का, जो एक्ट करने वाले थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस में. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया इनको हटा दिया था, छीन लिया गया था, मार के भगाया गया था यहाँ से. कोई एम्परर नहीं यहाँ का. भारत एकमात्र ऐसा देश है अभी क्या हमेशा से जो हमेशा फ्री रहना चाहता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने चालाकी करके हमको दबाया था, और इसीलिए इनको अपना टाइटल वाइटल सब लेना पड़ा वापस, और कोहिनूर भी देना पड़ेगा एक दिन पता नहीं कब मिलता है वो. माउंट बेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू इंडिया. ठीक है, माउंट बेटन बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल. अब ये है भैया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये चीज हम पढ़ने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं टाइम का इश्यू है, इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम पढ़ लेते हैं. इस वीडियो को आप बार बार देखो और इसके क्वेश्चंस दिशा वाली बुक से करो. ठीक है, दिशा की बुक है, उसमें एक एरिया में आपको सारे के सारे एक्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको पढ़ो. कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कम है, उसमें ऐड भी करो और दोबारा से पढ़ के दोबारा क्वेश्चन लगाओ. आई होप कि इस वीडियो से आपको एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिला तो ये वीडियो बनाने का पर्पज सर्व हो जाता है. ऑल द वेरी बेस्ट, आगे वीडियो मिलते हैं. जय हिंद.